पंजाब नेशनल बैंक में 11,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ और उसमें जांच अब तेज हो रही है। आरोपी नीरव मोदी और जूलर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बैंक ने इस पूरे घोटाले पर सफाई दी। उधर नीरव मोदी और उनके परिवार के दूसरे आरोपियों के बारे में पता चला है कि वो 1.5 महीने से देश में मौजूद ही नहीं है। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े बैंक में सबसे बड़े घोटाले को लेकर 3 खबरें आई। एक तरफ आरोपी कंपनी और शख्स के दफ्तर और दुकानों पर छापे पड़े, दूसरी ओर आरोपी नीरव मोदी का देश में कुछ पता नहीं चल रहा है। तीसरी ओर पीएनबी घोटाले पर सफाई देने आए और दावा किया कि संकट से उबरने में बैंक सक्षम है। पंजाब नेशनल बैंक में 11,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की पड़ताल में छापेमारियों का सिलसिला शुरू हुआ। देश में 9 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। मुंबई में नीरव मोदी के दफ्तर और शोरूम मिलाकर काला घोड़ा, कुर्ला वेस्ट, बांद्रा ईस्ट और लोअर परेल में छापे पड़े, जबकि सूरत में SEZ और दिल्ली गेट इलाके के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी इलाके में नीरव के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी देश भर में जितने ठिकानों पर छापे मार रही है, उनमें से 4 ठिकाने मुंबई में भी हैं और इन 4 ठिकानों में एक ठिकाना है लोअर परेल का यही पेनिनसुला बिजनेस पार्क भी, जिसमें कि नीरव मोदी का दफ्तर है और ये दफ्तर दरअसल फायर डायमंड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलाया जाता है। इसी बिल्डिंग की दरअसल 20वीं मंजिल पर 2 यूनिट्स जो हैं वो नीरव मोदी के नाम से हैं। तकरीबन 11 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी जो हैं इस इमारत में पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही इस दफ्तर के सारे कर्मचारियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, उन्हें रोक लिया गया अंदर और उसके बाद से ही इस प्रीमाइसेस में छापे मारे जाने लगे। प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में ज्वेलरी शोरूम पर, जो कि नीरव मोदी का है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। इसके अलावा दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। देश के बड़े शहरों में हुई छापेमारी में ईडी ने कई अहम दस्तावेज तो जरूर जब्त किए हैं, लेकिन नीरव मोदी का पता नहीं चल पाया है। पीएनबी घोटाले को लेकर आई ताजा खबरों और दावों से पता चलता है कि पीएनबी के मुंबई ब्रांच में यह घोटाला 2011 से चल रहा था। बगैर कोर बैंकिंग सिस्टम में एंट्री किए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया जा रहा था। आरोपी बैंक कर्मी स्विफ्ट अकाउंट के जरिए LOU जारी करता था। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों ने पीएनबी की फर्जी चिट्ठी पर कर्ज दिया था, जिसमें SBI ने 960 करोड़, यूनियन बैंक ने 2300 करोड़, इलाहाबाद बैंक ने 2000 करोड़, एक्सिस बैंक ने 2000 करोड़ कर्ज दिए थे। इसके साथ ही कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कर्ज दिया। घोटाले का खुलासा होने के बाद सवाल पीएनबी की साख पर उठ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी रकम की देनदारी क्या पीएनबी के जिम्मे आई है। पीएनबी ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि पैसे उसे चुकाने हैं या नहीं। We are already in discussion with all the lenders. It will be decided based on the investigation. If the entire onus is ours, we will hold the responsibility. We are not going back from it. But nobody else can be a beneficiary of it. इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि नीरव मोदी अभी कहां है। सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि नीरव मोदी ने 1 जनवरी को ही देश छोड़ दिया था। उसके बाद उसे मुंबई में रजिस्टर्ड पते पर नहीं देखा गया। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि आखिर पंजाब नेशनल बैंक पे इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे और किसी को पता तक नहीं चला। पीएनबी का दावा है कि ऐसा फर्जीवाड़ा पिछले 7 साल से चला आ रहा था। तो आखिर कैसे ये सबकी नज़र से बचा रहा और पकड़ में आया तो कैसे आया, चलिए आपको बताते हैं कि इस फर्जीवाड़े में बैंक कर्मियों पर क्या कुछ आरोप लगे हैं। मुंबई की यही वो ब्रांच है जहां बैठे चंद बैंक अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 11,000 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा होता रहा। पीएनबी ने दावा किया है कि आरोपी बैंक अफसर ने नीरव मोदी को बैंक से जो गारंटी वाली चिट्ठियां दी, उसकी एंट्री बैंक के दस्तावेज में नहीं है। मतलब ये कि नीरव मोदी मुंबई में पीएनबी की ब्रांच में जाते थे और अफसर से मिलीभगत कर उससे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया करते थे। पीएनबी से जो चिट्ठी नीरव को मिलती थी, उसे लेकर वो विदेशों में भारतीय बैंकों की ब्रांच में जाते थे। वो बैंक पीएनबी की अंडरटेकिंग वाली चिट्ठी देखकर उस विदेशी कंपनी को भुगतान कर दिया करते थे, जिससे नीरव मोदी हीरे खरीदा करते थे। पीएनबी का कहना है कि ऐसा सिलसिला 2011 से ही चल रहा था। तो आखिर ये फर्जीवाड़ा पकड़ा क्यों नहीं गया?
It's a letter of undertaking, not funded liability. When it was not entered into CBS, it could not reflect. पीएनबी का कहना है कि उनकी ब्रांच से जो चिट्ठी जारी होती थी उसका कोर बैंकिंग सिस्टम में जिक्र ही नहीं होता था। इससे बैंक को लेन देन का पता ही नहीं चलता था। दूसरी तरफ विदेशों में जो बैंक पीएनबी की चिट्ठी के बदले भुगतान करते थे उन्हें पीएनबी से फिर नई और फर्जी चिट्ठी दिला दी जाती थी। We are examining all the system practices. That is also under investigation. That what are the system problems? In case there are any system issues, we are going to correct. तो सवाल है कि आखिर आरोपी बैंक अफसर किस तरह सीबीएस और पीएनबी के फिनेकल सॉफ्टवेयर को बाईपास कर स्विफ्ट अकाउंट पासवर्ड जनरेट करता था कि बैंक के किसी बड़े अधिकारी को इसका पता ही नहीं चलता था। तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बैंकिंग कल्प्रिट्स के मामले के सामने आने के बाद कार्रवाई जारी है और वित्त मंत्रालय का कहना है इस पर और भी आने वाले समय में कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जब ये महाघोटाला सामने आया तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महाघोटाले पर एक तरीके से सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि सख्त कार्रवाई हो रही है और कांग्रेस फोटो की राजनीति बंद करे। हाथ की सफाई है, लूटो और भाग जाओ, देश का पैसा लूटो और देश से बाहर भाग जाओ। मोदी सरकार में ये सलीका और तरीका बन गया है। पहले विजय माल्या भाग गया 9,000 करोड़ रुपया लेकर, फिर ललित मोदी भाग गया यानी छोटा मोदी भाग गया और मोदी सरकार जाकर उसे पासपोर्ट दिलवा कर आई। और अब क्या हुआ? अब नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपए की बैंक को जब चपत लगाकर फिर भाग गया। करोड़ की उनकी एसेट को भी सीज किया गया है और उनके पासपोर्ट को रिवोक करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और लुकआउट नोटिस भी इशू हो गई है। सरकार का रुख इसमें बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, चाहे बैंक के सिस्टम में उसका कद और पद कुछ भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 11,500 करोड़ का एक घोटाला हो जाता है। अब जाहिर तौर पर यह घोटाला 1-2 दिन की बात नहीं है। नाक के नीचे से 6 सालों तक घोटाले का ये खेल चलता रहा। 6 सालों तक क्यों पकड़ में नहीं आया ये आरोपी? सवाल बना हुआ है। सिस्टम में खामी कहां है जिसका फायदा उठाकर इतने दिनों तक आरोपी बचे रहे? देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला जो विजय माल्या के घोटाले से भी बड़ा है। एक ऐसी धोखाधड़ी जिससे वित्त मंत्रालय से लेकर पूरे बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप मचा है। आखिर कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया? 2011 से चल रहा था घोटाले का खेल। आखिर क्यों इस घोटाले के पोल खुलने में 7 साल लग गए? क्यों इतने दिनों तक पर्दे में रहा ये घोटाला? इसको समझने के लिए सबसे पहले LOU को समझना होगा। LOU एक तरह की बैंकिंग गारंटी होती है। इसके आधार पर विदेशी बैंक या भारतीय बैंक की विदेशी ब्रांच कर्ज देती है। जानकारों के मुताबिक पीएनबी के 2 अफसरों की मिलीभगत से कंपनियों को फर्जी तरीके से LOU दिया गया। पकड़ में आने से बचने के लिए उन्होंने इसकी एंट्री भी नहीं की थी। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों अफसरों ने पहले भी गलत तरीके से LOU दिया था। पीएनबी ने खुद माना है कि उसके कर्मचारियों ने धोखाधड़ी में मदद की। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। ये भी कहा जा रहा है कि इतने साल तक आरोपी इसलिए बचे रहे क्योंकि उन्होंने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया। जानकारों के मुताबिक आरोपियों ने कोर बैंकिंग सिस्टम को चकमा दिया, रकम बाहर भेजने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया। ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है। स्विफ्ट से लाखों डॉलर भेजे जा सकते हैं। विदेश में स्विफ्ट से जुड़े मैसेज पीएनबी के फिनेकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में फौरन उपलब्ध नहीं होते। ये बैंक के CBS में एंट्री किए बिना जारी किए जाते हैं। आसान तरीके से अगर स्विफ्ट को समझें तो स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ऐसा तरीका है जो दुनिया भर के बैंक इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम की मदद से बैंक लेन देन की जानकारी मुहैया कराते हैं। स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों को ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए नेटवर्क देता है। इसके अलावा ये बैंकों को सॉफ्टवेयर भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से किसी भी लेन देन की जानकारी तत्काल मैसेज के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। स्विफ्ट के जरिए धोखाधड़ी हो रही है, ये बात खुद पीएनबी ने भी मानी है।
मैं आपको दो बात कहना चाहूँगा। एक बात जो आपने प्रश्न किया है कि स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में, जब कोई एम्प्लॉय अगर हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है और कोई गलती करता है और वो सिस्टम जो है वो हमारे जो सीबीएस सिस्टम के अंदर उसको एंटर नहीं करता है, तो उस तरह से वो गलती उसने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है और इसीलिए उसका नाम सीबीआई में दिया भी गया है। सो वी हैव गॉन फॉर दैट पर्पस ओनली। LOU की एंट्री नहीं की गई, कोर बैंकिंग सिस्टम को चकमा दिया गया। इसके अलावा पूरे मामले में ऑडिटर की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बैंकिंग फ्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि पीएनबी का पूरा सिस्टम ही काम नहीं करा, फेल हो गया एक तरीके से। क्या होता है कि जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका ऑडिट डेली बेसिस पे होता है, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा फेलियर ऑडिटर का है, क्योंकि इसका जो टिकट साइज था एक ट्रांजैक्शन वो 250 से 300 करोड़ के बीच था। इतने बड़े घोटाले से जुड़े कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। तमाम बड़ी एजेंसियां इसकी तफ्तीश कर रही हैं। 6 साल तक कैसे घोटाले पर पर्दा पड़ा रहा, इसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच की जा रही है। सवाल ये भी है कि बैंकिंग सिस्टम की इस तरह की खामियां का फायदा कहीं और बैंकों में भी तो नहीं उठाया गया। टीम न्यूज़ नेशन। अब मामला जैसे ही सामने आया, नीरव मोदी के तमाम ठिकानों पर वित्तीय एजेंसियां छापेमारी करने में जुट गई। तफ्तीश हो रही है कि कैसे 11,500 करोड़ के करीब के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। कौन है ये नीरव मोदी, आपको भी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। नीरव मोदी एक ऐसा नाम जो पूरे देश में सुर्खियों का सबब है। हीरे की चमक दमक में नीरव मोदी के पांव ऐसे जमे कि वो भारत से लेकर 7 समंदर पार तक डायमंड की दुनिया के सरताज बन गए। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, और इस पूरे घोटाले में जिस पर आरोप लग रहे हैं वो नाम है नीरव मोदी। आखिर कौन है नीरव मोदी, ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम मुंबई के नीरव मोदी डायमंड शोरूम के बाहर मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि नीरव मोदी एकमात्र भारतीय ज्वेलरी ब्रांड के मालिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हैं। नीरव मोदी ने 2010 में अपने नाम से डायमंड कंपनी बनाई। इस ब्रांड को प्रमोट करने वालों में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड सितारों की लंबी फहरिस्त है। अपने नाम से डायमंड ज्वेलरी को वो मुंबई से 16 देशों तक लेकर गए। हीरे की चमक के साथ उनका कारोबार भी बढ़ता गया और 2013 में फोर्ब्स की अमीरों की सूची में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नीरव मोदी का परिवार बेल्जियम में रहता था। हीरे के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले 48 साल के नीरव मोदी इस कारोबार से दूर रहना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों की इच्छा थी कि वो डायमंड जगत में ही उतरे। लिहाजा 19 साल की उम्र में उन्हें अपने मामा और गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन मेहुल चौकसी के पास मुंबई भेजा गया, जिससे वो हीरा कारोबार की कुछ अहम जानकारियां सीख सके। साल 1999 में हीरे के व्यापार के लिए फायर स्टार डायमंड नाम की कंपनी खड़ी की। ग्राहकों को उनकी जरूरत के मुताबिक हीरे की सप्लाई करना शुरू कर दिया। 2005 में नीरव मोदी ने फेडरिक गोल्डमैन कंपनी को खरीदा था। ये कंपनी अमेरिका में उनकी सबसे बड़ी ग्राहक थी और मोदी की कंपनी से 7 गुना बड़ी थी। 2010 में एक नेकलेस हांगकांग में नीलामी में 22.4 करोड़ रुपए में बिका था। नीरव मोदी ब्रांड से ही अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। देश विदेश में नीरव मोदी के नाम से कई शोरूम हैं। नीरव मोदी 2 बड़ी डायमंड कंपनियों के मालिक हैं। बीते 2 दशक में हीरे की दुनिया में उनका डंका ऐसे बजा कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उनके ब्रांड में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन डायमंड किंग का ये कारोबार अब सवालों के घेरे में है और नीरव मोदी संगीन आरोपों के साए में। आने वाले दिनों में नीरव मोदी का ये टारगेट था कि उनके जो डायमंड स्टोर हैं वो 100 से भी ज्यादा रहे, लेकिन फिलहाल जो आरोप उन पर लग रहे हैं इतने बड़े घोटाले का, उसके बाद से नीरव मोदी भारत में नहीं है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और नीरव मोदी के भारत लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का फायदा उठाकर पहले भी घोटाले हो चुके हैं। ऐसा ही घोटाला 17 साल पहले हुआ था और इस घोटाले से बाजार हिल गया था। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का फायदा उठाकर घोटाला। LOU यानी एक तरह की बैंक गारंटी। इसी गारंटी का फायदा उठाकर घोटाला किया गया। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। लेकिन इस तरह का घोटाला कोई पहला घोटाला नहीं है। पहले भी LOU का फायदा उठाकर घोटाले हो चुके हैं। सिस्टम में खामी है और 17 साल पहले सिस्टम में ऐसी खामी का फायदा केतन पारेख ने भी उठाया था। LOU के जरिए
केतन पारेख ने बड़े घोटाले को अंजाम दिया था। ये पूरा घोटाला 2000 करोड़ रुपए का था। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने केतन पारेख को LOU जारी किया था। ये LOU बिना सिक्योरिटी और मार्जिन मनी के जारी किए गए थे। एक बार फिर इसी तरह बैंक के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हीरा व्यापारी नीरव मोदी सवालों के घेरे में है। PNB पर सवाल उठ रहा है, क्या PNB इस संकट से उबर पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।